जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस से धर्म पर। दोस्तों हम लोग का आधुनिक भारतीय इतिहास का दोस्तों सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग लूफेंट के बुक को दोस्तों कवर कर रहे हैं। मेरे भाई लूफेंट के बुक के हर एक लाइन को दोस्तों हम लोग अच्छे से कवर कर रहे हैं और आपको बताएं कि आप जीएस के लिए बहुत सारे प्रकाशन का बुक पढ़ रहे हैं, पढ़िए, कोई दिक्कत परेशानी हमें नहीं है। लेकिन ये लूफेंट का जो बुक आपका है मेरे भाई, इस बुक को आपको अच्छे से करना है। लूफेंट को बुक को अच्छे से कर लीजिएगा, हर एक लाइन को अच्छे से मेरे भाई पढ़िएगा, उसके पीछे के मेरे भाई उद्देश्य कारण को समझिएगा। तो यकीन मानिए आप जिस एग्जाम में मेरे भाई बैठिएगा, वहाँ पर अगर जीएस के आपके पोर्शन है तो वहाँ पर किसी तरह की मेरे भाई परेशानी आपको नहीं होगी। इसीलिए हम लूफेंट के बुक को दोस्तों अच्छे से पढ़ा रहे हैं, लाइन बाय लाइन दोस्तों पढ़ा रहे हैं। और एक लाइन के दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं कि उसके पीछे कारण को दोस्तों उद्देश्य को बता रहे हैं, ताकि आप जब भी दोस्तों रिवीजन करें तो आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। लूफेंट का बुक देखिए हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे के पास रहता है मेरे भाई, लेकिन लूफेंट को अच्छे से पढ़ते नहीं है। पूरे बुक को दोस्तों अगर वो अच्छे से पढ़ लें तो उनको और किसी भी प्रकाशन का दोस्तों बुक पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। अगर आप अच्छे से हर एक लाइन को मेरे लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो आप मतलब तय कर सकते हैं, डिसीजन लीजिएगा कि हाँ लूसेंट से अच्छा कोई दोस्तों क्या है आपका, मतलब कि मार्केट में मेरे भाई जीएस के लिए बुक नहीं है। ऐसा नहीं है कि और भी बुक है कि वो ख़राब है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें 10 तरह के बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप एक तरह के बुक पढ़िए। ये बहुत ही दोस्तों क्या है, अभी का जो लूफेंट का है वो लगभग आपका दोस्तों 500 पेजेस का मेरे भाई, मतलब इसमें दोस्तों अपडेट होते रहते हैं। तो चीज़ें आपको इसमें क्या नई नई चीज़ें मिलती है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये पुरानी ही चीज़ें हैं, इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। तो मेरा मानिए तो लूफेंट को बुक को जब आपके पास है मेरे भाई, तो पूरे बुक को पढ़ना मतलब शुरू कीजिए। समझने में दिक्कत आता है तो हमारे वीडियो का तो सहयोग लीजिए, आपको वीडियो से समझ में आएगा, फिर उसको रिवीजन कीजिए, ताकि लास्ट में दोस्तों आप जो 100 तरह के वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, पीडीएफ पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो 100 तरह के काम से आपको निजात मिले। और दोस्तों क्या करें, एक ही बुक अपना साधन बना करके दोस्तों उसको अंतिम मतलब कि अपनी सफलता पर दोस्तों क्या कीजिए, उसको पढ़िए। अगर आप बुक को अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, तब आपको समझ में आया कि हाँ लूफेंट कितना आपके लिए कारगर होता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए हम बिना समय गवाए अपना क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास दोस्तों जो हम लोग किए थे आधुनिक भारतीय इतिहास लूफेंट का, वहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग दोस्तों हम लोग कर चुके थे। और आज दोस्तों हम लोग करेंगे क्या, तो करने वाले हैं लॉर्ड डलहौजी। जो बच्चे नहीं देखे हैं पहला क्लास, तो पहला क्लास देख लीजिएगा। सभी दोस्तों जितने भी गवर्नर जनरल हमारे भारत में दोस्तों आए हैं, उनके सभी जो मतलब कि घटना घटित हुई थी उनके शासनकाल में दोस्तों, सभी चीज़ों के बारे में हम व्याख्यात्मक तरीके से बताएं, उसके पीछे उद्देश्य कारण क्या है, जो आपको समझने में सहायता करेगी। बस आपको हम रटवाए नहीं है, रटने का काम दोस्तों यहाँ पर नहीं होता है, बल्कि आपको हम समझाते हैं ताकि दोस्तों उसके पीछे कारण को समझें और आपको दोस्तों लंबे समय तक याद रख सके। क्योंकि दोस्तों आपको क्या करना है, यही चीज़ें बार बार मेरे पढ़ना है, इतिहास बदलने वाला चीज़ नहीं होता है। तो इसीलिए चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, समझिए मेरे भाई, क्योंकि अब आपका वर्ल्ड लाइनर टाइप का प्रश्न नहीं आता है। वहाँ पर क्या होता है, आपके दोस्तों दिमाग को चेक किया जाता है कि आप कितना उसके बारे में जानते हैं। इसलिए दोस्तों अब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तभी दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हम एक लाइन वर्ल्ड लाइनर पढ़ करके हम पास हो जाएंगे दोस्तों, तो वो आपके लिए मतलब कि हो सकता है, अगर आपका किस्मत अच्छा है तो हो सकता है मेरे भाई, लेकिन चांसेस मेरे भाई बहुत कम होते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड डलहौजी से। कहाँ से पढ़ेंगे मेरे भाई, तो लॉर्ड डलहौजी से दोस्तों पढ़ेंगे, जिनका शासनकाल दोस्तों 1848 से लेकर 1856 तक दोस्तों रहा था। इनके समय में कौन कौन सी घटनाएं हमारे भारत में घटी मेरे भाई, उसको हम लोग समझते हैं। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, इससे पहले जो आपके थे लॉर्ड हार्डिंग, उनके समय में दोस्तों क्या था, आपका प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था आपका, उसके बारे में बता दिए थे 45 से 46। दूसरा दोस्तों आपका आंग्ल सिख युद्ध होता है, ये 48 से 49 के बीच में मेरे भाई होता है, तथा पंजाब को ब्रिटिश शासन में विलय 29 मार्च 1849 को दोस्तों कर लिया जाता है। मतलब कि पंजाब को पूरी तरह से अगर पूछे कि किसके शासन काल में मेरे भाई पंजाब ब्रिटिश हुकूमत के अंडर में आ गया, तो आपका है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी का समय 1849 में, याद रखिएगा। अब यहाँ पर है जगत प्रसिद्ध सिख साम्राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। यहीं से दोस्तों 1849 के बाद जो आपका कोहिनूर हीरा गया आपका इंग्लैंड दोस्तों, वो आज तक वापस दोस्तों नहीं आया है। ये चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि इस समय जो आपके सिख साम्राज्य जो बोलेंगे सिख वंश दोस्तों जो आपका था, उस समय जो अल्प आयु के दोस्तों जो यहाँ पर जो राजा बैठे हुए थे, उनका नाम था दिलीप सिंह दोस्तों। क्या थे, दिलीप सिंह दोस्तों, इनका नाम याद रखिएगा, दिलीप सिंह। जब दोस्तों अधिग्रहण किया सिख साम्राज्य का दोस्तों ब्रिटिश ने, मतलब डलहौजी ने, तो उस समय गद्दी पर कौन बैठे हुए थे, दिलीप सिंह दोस्तों बैठे हुए थे, जो अल्प आयु के थे दोस्तों। इनको दोस्तों पेंशन दे करके इंग्लैंड भेज दिए पढ़ाई लिखाई के लिए मेरे भाई। और इनके पास जो आपका क्या था, बेस कीमती कोहिनूर हीरा था, इसको लेकर के विक्टोरिया को दोस्तों, मतलब उस समय तत्कालिक जो महारानी थी इंग्लैंड की, वो महारानी विक्टोरिया से उनको क्या हुआ, उनको भेंट के लिए दोस्तों उपहार स्वरूप दोस्तों भेज दिया गया इंग्लैंड। आगे है कि द्वितीय सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए। कौन कौन, तो प्रथम जो था वो रामनगर का युद्ध था दोस्तों, जो 16 नवंबर 1848 को हुआ था।
द्वितीय सिख युद्ध के दौरान मतलब उसके अंदर दोस्तों क्या हुआ, 3 युद्ध हुए हैं। जो पहला हुआ रामनगर का युद्ध दोस्तों, ये क्या था, इसमें कोई दोस्तों मतलब ये अनिर्णित था, मतलब इसमें कोई दोस्तों क्या हुआ, परिणाम दोस्तों नहीं निकला। दूसरा जो हुआ आपका चिलिया वाल का युद्ध दोस्तों हुआ, जो 1849 को 13 फरवरी को दोस्तों हुआ। ये युद्ध आपसे पूछता है, ये भी दोस्तों क्या था, अनिर्णित था, मतलब इसमें दोस्तों कुछ परिणाम नहीं निकला। अब तो लास्ट जो युद्ध हुआ आपका, ये गुजरात में हुआ, चिनाब नदी के किनारे मेरे भाई, चिनाब नदी के किनारे, ये जो हम गुजरात के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ये दोस्तों मत समझिए गुजरात का युद्ध हुआ था, ये गुजरात में हुआ, ये मतलब ये चिनाब नदी के किनारे दोस्तों क्या था, एक आपका प्रांत था गुजरात, तो उसको उसकी बात कर रहा है दोस्तों। ये 12 मार्च 1849 को हुआ। इसमें क्या हुआ दोस्तों, सिख को बुरी तरह से पराजित किया। कौन दोस्तों, तो ये आपका इंग्लैंड दोस्तों, ये चीज़ को याद, मतलब ब्रिटिश की सेना दोस्तों, जो सिख की सेना थी उनको दोस्तों क्या की, बुरी तरह से पराजित की। और फलता क्या हुआ दोस्तों, आपका सिख साम्राज्य पर दोस्तों अपनी हुकूमत दोस्तों स्थापित कर लिया। तो तीसरा जो युद्ध हुआ, तीनों याद रखिएगा, पहला रामनगर का युद्ध, दूसरा आपका चिलियावाला का युद्ध, और तीसरा हुआ गुजरात का युद्ध। ये चीज़ को याद रखिएगा। अगला है कि द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। आपको हम बताए थे 1824 से लेकर के 26 के दौरान दोस्तों आपका, जब कौन थे आपके, तो एमहर्स्ट, जब एमहर्स्ट दोस्तों थे उनके समय में क्या हुआ था, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था दोस्तों, वो सीमा विवाद को लेकर के हुआ था। तो यहाँ पर एक संधि हुई थी, यांडबू की संधि 1826 में दोस्तों क्या हुआ था, 1826 में मेरे भाई जो आपका हुआ था क्या, यांडबू की संधि। तो यांडबू की संधि के फलस्वरूप दोस्तों क्या हुआ था, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध दोस्तों समाप्त हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, संधि के उल्लंघन, जो आपका यांडबू की संधि मेरे भाई हुई थी, तो यांडबू की संधि के उल्लंघन के फलस्वरूप दोस्तों क्या हुआ था, ये आपका द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध दोस्तों हुआ। ये जो देख रहे हैं आपका द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध, जो आपका कब हुआ है, 1852 में दोस्तों हुआ है। ये अंग्रेज और वर्मा की सेना के बीच दोस्तों हुआ था। इसमें क्या हुआ दोस्तों, तो अंग्रेजी सेना ने दोस्तों वर्मा की सेना को दोस्तों क्या किया, पराजित किया। पराजित करने के फलस्वरूप दोस्तों जो लोअर बर्मा था और पीगू था दोस्तों, पीगू आपका, उस पर मेरे भाई क्या किया, अधिकार कर लिया। किसने दोस्तों, तो ये अंग्रेजों ने। ये चीज़ को याद रखिएगा। तो द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध दोस्तों किसके समय में हुआ है, तो हुआ है आपका 1852 में लॉर्ड डलहौजी के समय। अगर आपको समय याद रहे दोस्तों कि कब से कब था डलहौजी, तो आसानी से दोस्तों आप पकड़ सकते हैं। तो 1848 से लेकर के 56 तक दोस्तों क्या है आपका, लॉर्ड डलहौजी का दोस्तों शासनकाल है, गवर्नर जनरल को लेकर के। आगे है कि लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेजी डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा करके 1850 में उस पर दोस्तों अधिकार कर लिया। क्या होता है मेरे भाई, ये पहले समझिए, उसके बाद इसको याद रखिएगा कि सिक्किम में दोस्तों क्या था, चोंग्याल वंश, चोंग्याल वंश का नाम सुने होंगे। तो चोंग्याल वंश का दोस्तों क्या था, शासन था। तो यहाँ पर क्या आते हैं मेरे भाई, 2 डॉक्टर जाते हैं भ्रमण के लिए जाते हैं। तो उनके साथ दोस्तों क्या करता है, जो सिक्किम के दोस्तों, जो यहाँ के चोंग्याल वंश के जो राजा रहते हैं, उनके साथ दोस्तों दुर्व्यवहार करते हैं। दुर्व्यवहार मतलब अच्छा व्यवहार दोस्तों नहीं करते। ये चीज़ पसंद किसको नहीं आया मेरे भाई, ये डलहौजी को पसंद नहीं आया। डलहौजी दोस्तों बस मौके की ताक में था कि जब भी कुछ मिस्टेक हो उससे, मतलब कि सिक्किम के राजा से हम तुरंत क्या करें, सिक्किम पर दोस्तों आरोप लगा करके उस पर अपना हुकूमत जमा ले। तो डॉक्टर जो थे दोस्तों 2 आपके, उनका नाम याद रख सकते हैं। डॉक्टर हुकर नाम था एक का नाम था दोस्तों हुकर, एक का नाम था कैंपेबल। वो कैंपेबल दूसरा है, ये कैंपेबल दूसरा, याद रखिएगा। एक का नाम था डॉक्टर कैंपेबल और एक का नाम था डॉक्टर हुकर। ये दोनों क्या थे, भ्रमण के लिए गए थे। तो इनके साथ दुर्व्यवहार किया दोस्तों। दुर्व्यवहार का दोस्तों जब पता चला डलहौजी को, डलहौजी ने क्या किया, अपनी सेना भेजकर दोस्तों इस पर क्या किया, अपने दोस्तों मतलब कि अपने अंडर में दोस्तों कर लिया। किसको दोस्तों, सिक्किम को। यहाँ पर चोंग्याल वंश के दोस्तों क्या था, राजा शासन कर रहे थे। 1850 ईस्वी की घटना है। आगे हम लोग आते हैं, अगला है हमारा कि 1852 की घटना है मेरे भाई। तो 1852 में क्या हुआ, इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भूमि रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। अब यहाँ पर इनाम कमीशन के बारे में पहले समझिए। तो सबसे पहले याद रखिएगा, इनाम कमीशन आया कब, तो मेरे भाई आया ये आपका 1852 में। इसमें क्या था कि दोस्तों अगर आपके पास ज़मीन है, आपके पास क्या है, ज़मीन है। तो ज़मीन अगर है मेरे भाई, और अगर इसका पेपर आपके पास है, अगर मतलब ज़मीन का मेरे भाई पेपर है, तो इसका मतलब है कि क्या है, आपका है। ये मतलब इस पे दोस्तों अंग्रेज कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मान लीजिए कि पहले क्या था कि मध्यकालीन में राजा महाराजा का दौरा दोस्तों जो आपके हो गए, क्या होता था, उनके काम के बदले आपको ज़मीन दी जाती थी। तो उसका थोड़ी आपके पास पेपर वगैरह कुछ रहता था। मतलब क्या था दोस्तों, उससे क्या करना है आपको, उसी से आपको अपना भरण पोषण करना है। मतलब पैसे के बदले आपको ज़मीन मिलती थी। तो वैसे ज़मीनों को, वैसी जो मतलब ज़मीन है दोस्तों, क्या है दोस्तों, वैसे जो ज़मीन है जिनका दोस्तों आपके पास पेपर नहीं है, तो उसको क्या किया गया, भूमि कर रहित दोस्तों जागीरों का पता, मतलब क्या है दोस्तों, उस पर जहाँ पर भूमि मतलब उस पर किस तरह का टैक्स नहीं लग रहा है, उसका दोस्तों पता करके अंग्रेज क्या किए दोस्तों, उसको छीनना शुरू किए। उसी के लिए उसको क्या बना था, आपका इनाम कमीशन मेरे भाई बना था। इसको ध्यान रखिए, कब बना था, 1852 में बना था। उम्मीद करते हैं आपको समझ, सिंपल समझिए, जिसका ज़मीन का पेपर आपके पास है तो आपका ज़मीन सेफ है। अगर पेपर नहीं है मेरे भाई, तो अंग्रेज उस पर अपना अधिकार कर लेगा। अगला है डलहौजी का शासनकाल, उसके व्यक्तिगत सिद्धांत, जिसको हम लोग बोलते हैं हड़प की नीति, विलय नीति, इस सब नाम से जानते हैं। विलय नीति बोले आपसे,
विलय बोले या हड़प बोले, ये सब दोस्तों क्या है आपका, ये व्यपगत सिद्धांत का ही क्या है दोस्तों दूसरा नाम है, जिसको हम लोग इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ दोस्तों लैप्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण दोस्तों अधिक याद किया जाता है। अगर इसे सहायक संधि के लिए रीजनली याद किया जाता है दोस्तों, उसी तरह पर डलहौजी याद किया जाता है किसके लिए, तो अपना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दोस्तों इसके लिए जाना जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य, अपने समझिए कि ये व्यपगत सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों अंग्रेज मतलब डलहौजी ने क्या किया, अपनी अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, दोस्तों अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए दोस्तों एक नीति मतलब लागू किया, जिसमें कहा गया कि अगर किसी राजा महाराजा का वैध पुत्र नहीं है, मतलब वैध दोस्तों उत्तराधिकारी नहीं है, वैध उत्तराधिकारी कहने का मतलब कि अगर राजा मरता है तो उसके बाद दोस्तों उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, मतलब वैध मतलब गोद लिया हुआ नहीं, तो उनकी जितनी भी संपत्ति है उस पर किसका अधिकार हो जाएगा, तो अंग्रेजों का दोस्तों अधिकार हो जाएगा। ये बात दोस्तों डलहौजी ने दोस्तों कहा, ये चीज़ को याद रखिएगा, मतलब इस नीति में किसमें, तो व्यपगत सिद्धांत के अनुसार दोस्तों ये चीज़ को याद रखिएगा। तो इसी नीति के अनुसार दोस्तों क्या किया, अपना साम्राज्य का दोस्तों विस्तार किया, जिसमें सबसे पहले जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार मतलब कि द्वारा दोस्तों जो नीति लाया था, उसमें सबसे पहले किसको अपने अंडर में लिया डलहौजी, तो सतारा को दोस्तों लिया 1848 में, फिर लिया जैतपुर जो बुंदेलखंड का दोस्तों हिस्सा था, फिर संबलपुर दोस्तों जो उड़ीसा का हिस्सा था दोस्तों आपका, ये 1849 में लिया, बघाट जो हिमाचल प्रदेश का जो 1850 में लिया, उदयपुर जो मध्य प्रदेश का है 1852 में लिया, और झांसी दोस्तों आपका 1853 में लिया, और नागपुर दोस्तों 1854 में। तो ये सब जो है आपको क्रम से याद रखिएगा, क्या रखना है क्रम से, जैसे वहाँ पर आपका बिजली के बारे में बताया था आपको, पहले कौन तो निजाम था, फिर आपका मैसूर था दोस्तों इस तरफ था, उसी तरह से यहाँ पर सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट इस तरह से याद रखिएगा। ये सब प्रांतों को दोस्तों क्या किया, अपने अधीन मतलब ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसको उसके अधीन कर लिया, किसके अनुसार, तो आपका विलय नीति हड़प नीति के अनुसार दोस्तों। अगला है यहाँ पर कि 1856 के दोस्तों एक घटना है, मतलब उसके मतलब शासनकाल का अंतिम जो चरण था दोस्तों, 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगा करके अंग्रेजी राज में मेरे भाई मिला लिया गया। उस समय अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह थे, मतलब कि वाजिद अली शाह पर दोस्तों क्या था, डलहौजी कहा कि आपका जो राज्य है उस पर दोस्तों आप व्यवस्था को ठीक से चला नहीं पा रहे हैं, मतलब कि अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को चला ठीक से नहीं पा रहे हैं, आपके राज्य में जो प्रजा है वो क्या है, नाखुश है, मतलब कि आपका जो राज्य है मतलब प्रशासन उसको क्या है, कुशासित हो चुका है, इसलिए क्या करेंगे, उस पर अंग्रेज क्या करेगा, उस पर अंग्रेज मतलब वहाँ पर अपनी सत्ता अपने अंडर में लेगा, और वहाँ पर जो भी प्रजा है मतलब जो भी लोग हैं उनकी मतलब सुव्यवस्थित तरीके से उनको क्या करेगा, उनके विकास के लिए हम काम करेंगे। तो ये कुशासन का दोस्तों आरोप लगा करके क्या किया, मतलब अवध को दोस्तों अपने अंडर में ले लिया। कौन दोस्तों, डलहौजी। आपसे पूछेगा प्रश्न कि बताइए 1856 में या अवध किस प्रांत को या किस राज्य को कुशासन के आरोप लगा करके दोस्तों ब्रिटिश सेना में मतलब ब्रिटिश साम्राज्य मिलाया गया, तो अवध। तो उस समय आपके राजा कौन थे, नवाब कौन थे, तो वाजिद अली शाह दोस्तों आपके नवाब थे, इनका नाम आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि अवध के संस्थापक कौन थे, तो इसके बारे में पूरी कहानी हम बता चुके हैं दोस्तों, इसका प्लेलिस्ट बना चुके हैं, पूरी कहानी की तरह पढ़ाए हैं आपको, हिस्ट्री आधुनिक भारतीय इतिहास का क्रम से पढ़ा दिए हैं, तो वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो अगर पूछे आपसे कि अवध का दोस्तों संस्थापक कौन था, तो शहादत खां। कौन था मेरे भाई, शहादत खां, ये चीज़ को याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं 1856 में ईस्वी में ही तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया गया और सेना का मुख्यालय शिमला स्थापित किया गया। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर पहले कलकत्ता था ही तो मेरठ क्यों ले गया, कौन दोस्तों, तो डलहौजी। तो डलहौजी दोस्तों क्या था कि जो सैनिक थे मतलब कि सैनिक जो थे मतलब क्या हो गए तो असंतुष्ट हो गए थे, मतलब कि इनकी सेना में इस समय तक आते आते इसके बाद ही 1 साल के बाद क्या होता है 1857 के दोस्तों क्रांति होता है। तो सैनिक क्या हो गए थे मेरे भाई इनके समय में असंतुष्ट हो गए थे, मतलब कि असंतुष्ट दोस्तों हो गए थे, असंतोष दोस्तों फैल गया था। उनको लग रहा था कि सैनिक क्या करेंगे, विरोध कर देंगे मतलब विद्रोह कर देंगे। तो अपने सुरक्षा की दृष्टि से दोस्तों क्या किया, ये कलकत्ता से क्या किया अपने तोपखाने दोस्तों कहाँ ले गया, मेरठ को स्थानांतरित कर दिया और साथ साथ दोस्तों अपना जो सेना मुख्यालय था उसको भी दोस्तों क्या किया, शिमला स्थानांतरित मेरे भाई कर दिया। ये चीज़ को याद रखिएगा। अगला है कि शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच को लागू किया। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे भाई पॉइंट है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछता है तरह तरह का प्रश्न यहाँ पर कि वुड डिस्पैच का संबंध किससे है, वहाँ दे देगा वित्त शिक्षा इस तरह से आपको दे देगा। तो सबसे पहले याद रखिए कि वुड डिस्पैच का संबंध दोस्तों शिक्षा से है। कब आया, तो दोस्तों ये आया 1854 में, किसके शासनकाल में आया, डलहौजी के शासनकाल में आया। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में वुड डिस्पैच आया दोस्तों, जिसे हम लोग भारतीय शिक्षा का ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा का दोस्तों मैग्ना कार्टा के नाम से दोस्तों इसको जानते हैं। ये चीज़ को याद रखिएगा। उसके अलावा है कि इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल
प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज तथा लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंसियों में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी स्थापित किए गए और साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किए गए। अब समझिए यहाँ पर क्या है, आपको आराम से हम समझा देते हैं कि इसमें कौन कौन सी बातें हुई, मतलब इसमें कौन कौन से प्रावधान। पहले समझ गए किसकी अध्यक्षता में वुड डिस्पैच आया, तो हाँ सर समझ गए। अब इसके अंतर्गत दोस्तों कहा गया कि क्या होगा कि हर एक प्रांत में क्या करेंगे हम लोग, शिक्षा विभाग की स्थापना करेंगे। क्या करेंगे, शिक्षा विभाग, ये विभाग हम लेते हैं शॉर्ट में समझ जाइएगा। शिक्षा विभाग की क्या करेंगे मेरे भाई, स्थापना करेंगे। उसके बाद दोस्तों यूनिवर्सिटी की बात हुई, देख लिए आप लोग। तो यूनिवर्सिटी दोस्तों आपका स्थापित हुआ, यूनिवर्सिटी स्थापित हुआ। 3 प्रेसिडेंसी जो आपका था किसका, ब्रिटिश का दोस्तों, वहां पर स्थापित हो गया 1857 में आपका किसके काल में, तो कैनिंग के काल में दोस्तों ये स्थापित हुआ। बाद में यहाँ पर जो मिडिल स्कूल आपका हो गया, प्राथमिक विद्यालय और जो आपके माध्यमिक विद्यालय बोल सकते हम लोग, इसको बोलते हैं प्राइमरी, और दोस्तों जो आपका मिडिल है, प्राइमरी मिडिल समझिएगा, प्राइमरी एंड मिडिल जो आपका जो एजुकेशन है दोस्तों, उसको दोस्तों बेहतर करने के लिए दोस्तों बात किया गया। और मतलब कि और उस शिक्षा के बारे में बात करें, उस शिक्षा के बारे में दोस्तों यहाँ पर चर्चा की गई। इसके अलावा बात यहाँ बताया गया कि अगर उस शिक्षा आपको लेना मतलब कि हायर मतलब हायर एजुकेशन आपको मेरे भाई चाहिए आपको, तो आपका जो मीडियम होगा वो क्या होगा मेरे भाई, तो वो इंग्लिश होगा। मतलब क्या होगा, मतलब कि हायर एजुकेशन आप प्राप्त कीजिएगा तो वहाँ दोस्तों आपकी मातृभाषा में नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, वहाँ पर मीडियम आपका इंग्लिश होगा। लेकिन प्राथमिक शिक्षा आप अगर ग्रहण करते हैं, मतलब प्राइमरी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन आप लेते हैं मेरे भाई, तब वहाँ पर आपकी मातृभाषा होगी। ये दोस्तों इसमें सारी बातें आपका वुड डिस्पैच में मेरे भाई बात नहीं बताया गया। इसके अलावा इसमें दोस्तों महिलाओं की शिक्षा के बारे में बात किया गया, मतलब कि जो महिला शिक्षा, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि महिला शिक्षा के बारे में वुड डिस्पैच में बताया गया था, तो वहाँ बिल्कुल बताया गया था सर। तो महिला शिक्षा के बारे में बताया गया कि महिलाओं को शिक्षित करने के लिए क्या किया जाएगा, उनको दोस्तों प्रोत्साहन देने की सिफारिश भी इसमें की गई थी। इसको ध्यान रखिएगा, किसमें, तो वुड डिस्पैच में। किसके समय में आया, लॉर्ड डलहौजी के समय में आया। लेकिन जो 3 विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात हुई थी वो कैनिंग के समय दोस्तों आपको स्थापित हुआ था। ये चीज को याद रखना है। अगला है कि डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, ये तो आपको पता है। इसी के समय भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बंबई से थाने के बीच लगभग 34 किलोमीटर की दूरी दोस्तों ये क्या की थी, चलाई गई थी। कब, तो 16 अप्रैल को। इसीलिए हम मनाते हैं क्या, 16 अप्रैल को रेल दिवस के रूप में दोस्तों मनाते हैं। और रेलवे का जनक दोस्तों भारत का कहा था डलहौजी को। ये मतलब अपने दोस्तों व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए दोस्तों ये काम किया था। मतलब व्यापार पूरा फैलाना है, सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है दोस्तों, मतलब कि अपने सुविधा के लिए किया था। लेकिन हमारे भारत को भी दोस्तों, भारतीयों को भी फायदा हुआ। अगला है कि सन 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। पोस्ट ऑफिस एक्ट कहने का मेरे भाई मतलब अपनी संचार व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, क्या है मेरे भाई, अपनी संचार व्यवस्था को बेहतर करने के लिए ये क्या किया मेरे भाई, तो ये पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया। और तेजी से क्या हो मेरे भाई, संदेश का आदान प्रदान किया जा सके, इसलिए उस वजह से काम किया। और अब क्या है कि अगर आप पोस्ट करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, डाक टिकट दोस्तों लगाना पड़ेगा, डाक टिकट लगाना पड़ेगा। तो इसका प्रचलन प्रारंभ हुआ किसके समय में, तो 1854 में डलहौजी के समय में। अगला है इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, PWD बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तो PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट दोस्तों इसको बोला जाता है। इसकी स्थापना की, मतलब कि सड़क बनाने के लिए ये जो बना है डिपार्टमेंट, किस लिए बना है ये PWD का डिपार्टमेंट, तो सड़क हो गया आपका, पुल हो गया आपका, रेलवे हो गया आपका, ये सब व्यवस्थाओं को दोस्तों क्या करना है, हमको सुदृढ़ करना है। इसके लिए दोस्तों क्या किया गया, ये दोस्तों बनाया गया, रेलवे हो जाए आपका, भवन हो जाए, इसके विकास के लिए दोस्तों ये बनाया गया था। इसको याद रखिएगा। तो ये सब चीज़ों को जब पता रहेगा आपको, तब आसानी से दोस्तों आप समझ सकते हैं और लंबे समय तक मेरे भाई याद रख सकते हैं। तो सार्वजनिक निर्माण विभाग की दोस्तों स्थापना डलहौजी के समय में ही किया गया था। सिंपल याद रहे, PWD डिपार्टमेंट का दोस्तों। अगला है 1854 में ही एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की दोस्तों स्थापना की गई। मतलब क्या है, लोक सेवा विभाग दोस्तों आगे चल करके क्या हुआ, ये बना। अगला है आपका इसी के समय 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित ताड़ व्यवस्था, क्या मेरे भाई, ताड़ व्यवस्था जो टेलीग्राफ आपका है, ये दोस्तों क्या हुआ, शुरू हुआ किसके समय मेरे भाई, तो डलहौजी के समय में। कब, 1853 में। मतलब कि संचार को और बेहतर करने के लिए, संचार को दोस्तों और तेजी से दोस्तों बेहतर करने के लिए दोस्तों ये काम किया गया किसके समय में, तो डलहौजी के समय में। अगला है कि 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 ईस्वी में अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसकी उम्र 18 से 23 वर्ष रखी गई। सिंपल समझिए,
ये जो है ये ICS परीक्षा के बारे में बात कर रहा है, मतलब इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा के बारे में दोस्तों बात कर रहा है। मतलब यहाँ बोला कि अब कोई भी जब होगा इसमें सिलेक्शन, वो पैरवी से नहीं होगा मेरे भाई। क्या होगा? पैरवी से नहीं होगा। अगर आप योग्य हैं, अगर आप में योग्यता है, परीक्षा पास कीजिए, परीक्षा पास करके दोस्तों आप क्या कीजिए, आप इसमें सिलेक्शन लीजिए। मतलब किसी तरह कोई पैरवी दोस्तों अब भ्रष्टाचार पैसा दे करके होने वाला नहीं है। आप पढ़िएगा, अच्छे होंगे नॉलेजेबल, तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं होंगे आप उसके योग्य दोस्तों आपका नहीं होगा। तो इसलिए बता रहे हैं कि अभी भी हमारे समाज में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पैरवी से बहुत कुछ होता है, लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर योग्यता है तो दोस्तों आप उस पद के लायक हैं, नहीं है तो दोस्तों नहीं है, ये चीज़ को याद रखिएगा। तो आपका बिल्कुल मतलब कि जो फोकस होना चाहिए दोस्तों इस सब चीज़ों पर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपका फोकस होना चाहिए अपने पढ़ाई पर मेरे भाई। तो ये बात है कि यहाँ बताया कि 18 से 23 वर्ष की आपकी एज है। इस दौरान अगर आप अच्छे योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप इसमें आकर के सिलेक्शन ले सकते हैं। किसके बारे में है? तो ये ICS के बारे में मेरे भाई, ये चीज़ को याद रखिएगा। तो यही बात भारतीयों को लगा ठीक है भाई, जब ऐसा है तो हम योग्य हैं, ऐसा नहीं कि नहीं योग्य हैं। तो पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर निकले दोस्तों, जो पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की। ये दोस्तों परीक्षा दोस्तों कहाँ होती थी? लंदन में होती थी। ये चीज़ को याद रखिएगा। उस समय सोचिए लंदन में, अभी तो आपका अभी के आदमी लंदन जाने के लिए सोचते हैं, जो मतलब मिडिल क्लास लोग हैं, ऊपर जो हायर क्लास है उसके तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सोचिए उस समय ब्रिटिशों का दोस्तों हुकूमत है, और वैसे भारतीय सत्येंद्र टैगोर हुए जो दोस्तों क्या हुए, इंग्लैंड में जो परीक्षा हो रही है, जो बहुत ही दोस्तों क्या है महत्वपूर्ण परीक्षा है दोस्तों, बहुत ही कठिन परीक्षा है, ये चीज़ को याद रखिए। और वो परीक्षा में दोस्तों क्या हुआ, लंदन में जाकर शामिल हुए दोस्तों, वहाँ पर सफलता दोस्तों हासिल किए। कब? 1863 में। आपसे पूछे कभी कि ICS की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर मेरे भाई। आगे कि 1922 में इलाहाबाद में भारत एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का दोस्तों आयोजन किया जाने लगा। मतलब कि भारतीयों की दोस्तों मांग थी कि ICS परीक्षा इंग्लैंड में तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन इंग्लैंड में हो रहा है तो वो इंग्लैंड के नागरिक देंगे, लेकिन हम भारतीय लोग हैं, उनकी सुविधा के लिए भी क्या हो, भारत में दोस्तों ये परीक्षा कराई जाए। तो इसलिए दोस्तों ये मांग बहुत लंबे समय से चल रहा था, लेकिन दोस्तों ये 1922 में पूरा होता है। इलाहाबाद में दोस्तों आपका 1922 में पहली बार दोस्तों क्या होता है, ICS परीक्षा प्रारंभ होती है। ये चीज़ को याद रखिएगा। तो ये भी याद रखना है आपको, कब शुरू हुआ, कहाँ हुआ। अगला है कि लॉर्ड डलहौजी ने नर बलि प्रथा को रोकने की प्रयास दोस्तों किया। मतलब कि हमारे समाज में, मतलब हमारे भारत के समाज में दोस्तों जो कुप्रथाएं थी दोस्तों, उसको रोकने का समय समय पर दोस्तों प्रयास किया गया है। किसके द्वारा? तो ब्रिटिश गवर्नर के द्वारा दोस्तों। ऐसा है नहीं है कि नहीं किया गया। तो नरबलि प्रथा रोकने का भी इनको द्वारा काम किया गया। आगे है लॉर्ड कैनिंग के बारे में। तो लॉर्ड कैनिंग दोस्तों पहले बन करके आते हैं भारत के गवर्नर जनरल। क्या बनकर आते हैं? भारत के गवर्नर जनरल। लेकिन बाद में 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति के फलस्वरूप 1858 में क्या आता है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम आता है। तो इस अधिनियम के द्वारा तो कि जो भारत के गवर्नर जनरल हैं उसको नाम चेंज करके कर दिया जाता है क्या, वायसराय। क्या हो गया? भारत के वायसराय। ये चीज़ को याद रखिएगा। तो 1856 से लेकर 1858 तक एक्ट के आने तक पहले तो ये रहेंगे गवर्नर जनरल, उसके बाद बन जाएंगे क्या, भारत के वायसराय। तो पहले वायसराय कौन है आपके, तो लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल कौन है भारत के, तो लॉर्ड कैनिंग। ये सारी बात इसमें दोस्तों बताएंगे आपको। तो यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। अंतिम हो गया। और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय। मतलब कि अब क्या होगा, जो भी बन करके आएंगे आपके वायसराय दोस्तों, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो ब्रिटिश सम्राट दोस्तों करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 1857 की क्रांति। 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों में सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। मतलब कि अब क्या हुआ, कंपनी के हाथ में जो हमारा भारत का शासन था दोस्तों, उसको हटा करके, मतलब यहाँ से क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी है दोस्तों, ये खत्म हो जाती है। कभी आपसे पूछे कि ईस्ट इंडिया का शासनकाल कब समाप्त हुआ, तो दोस्तों मतलब या जो हम लोग शासन चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कब समाप्त हुई, तो बताइएगा 1857 क्रांति के फलस्वरूप, मतलब 1858 का अधिनियम उसको समाप्त कर दिया गया था। अब क्या होगा, सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में दोस्तों शासन हमारा भारत का आ गया था। आगे है कि ब्रिटिश संसद में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 पेश किया गया। इसी वर्ष इसे पारित भी कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश क्राउन को भारत में आवश्यकता अनुसार उच्च न्यायालय स्थापित करने का दोस्तों अधिकार मिल गया। मतलब कि जो ब्रिटिश के राजा हैं वो हमारे भारत में क्या करेंगे दोस्तों, तो उच्च न्यायालय मतलब कि हाई कोर्ट की दोस्तों स्थापना करें। क्या करेंगे,
तो हाई कोर्ट की दोस्तों स्थापना करेंगे। इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट मतलब कि जो चलता आ रहा था उसको समाप्त कर दिया गया था। इसमें कहा गया कि पुरानी जो सुप्रीम कोर्ट है और जो सदर अदालत है, मतलब कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है और जो सदर अदालत मतलब कि जिला में जो अदालत है मेरे भाई, उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया दोस्तों। याद रखिएगा किसमें, तो 1861 में दोस्तों ये बात किया गया। और उसके फलस्वरूप आपका कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, ये 3 प्रेसिडेंसी है दोस्तों, जहां पर आपका एक एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई। कब, तो 1861 के अधिनियम में दोस्तों बात हुआ। अगर पूछेगा कब तो बताइएगा 1861 में। और ये दोस्तों 1862 में दोस्तों ये हुआ था स्थापित, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन अधिनियम कौन है, 1861 का अधिनियम है दोस्तों, जहाँ कलकत्ता, मद्रास और बंबई में दोस्तों क्या हुआ, हाईकोर्ट की स्थापना के दोस्तों बारे में बात किया गया था। आगे हम लोग आते हैं कि 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय दोस्तों स्थापित हुआ। वही बाद में चल करके अभी आपका वर्तमान में उसका नाम क्या है, इलाहाबाद क्या है दोस्तों, हाई कोर्ट है, जिसको पहले स्थापित हुआ आगरा में, लेकिन बाद में दोस्तों उसको 1875 में स्थानांतरित कर दिया कहाँ पर, इलाहाबाद। जो दोस्तों आज भी देखते होंगे इलाहाबाद, जो भारत का सबसे बड़ा दोस्तों क्या है आपका हाई कोर्ट है। किसके अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के एरिया वाइज अगर बोले तो आपका इलाहाबाद हो जाएगा। किसके अनुसार, तो एरिया के अकॉर्डिंग दोस्तों इलाहाबाद है। लेकिन आपका अगर पूछे हमसे कि कौन सा ऐसा हाई कोर्ट है जहां पर क्या है मेरे भाई, एक से अधिक राज्यों का, मतलब एक से अधिक क्या मतलब कि 3-4 राज्यों का दोस्तों क्या होता है आपका सुनवाई होता है, तो उस हिसाब से बोलिएगा गुवाहाटी। ऐसे मतलब अगर सुनवाई के हिसाब से बोलेगा तो गुवाहाटी, ये याद रखिएगा। गुवाहाटी दोस्तों क्या है, सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, लेकिन एरिया वाइज नहीं, सुनवाई के अकॉर्डिंग दोस्तों, मतलब कि 3-4 राज्यों का दोस्तों यहाँ पर सुनवाई होता है, जितने नॉर्थ ईस्ट के आपके राज्य हैं। आगे हम लोग आते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि कैनिंग के समय 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के नियम 15 के द्वारा विधवा विवाह को वैध दोस्तों करार देते हुए पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना गया। मतलब कि पहले क्या था दोस्तों, हमारे भारत में सती प्रथा नाम का दोस्तों एक प्रचलन था। सती प्रथा रोकने का काम कौन किया दोस्तों, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक दोस्तों किए। किनकी सहायता से, तो राजा राम मोहन की सहायता से, राजा राम मोहन की सहायता से। कब दोस्तों, राम मोहन लिख देते हैं, मोहन जो है उनके सहायता से दोस्तों करने का काम किया 1829 में दोस्तों। तब यहाँ से क्या हुआ दोस्तों, जो जिनके पति मरते थे दोस्तों, उनका मतलब उनको भी क्या है चिता पे उनके साथ जिंदा जलाने का दोस्तों प्रचलन था हमारे भारत में। इसको हम सती प्रथा कहते हैं। लेकिन सती प्रथा को दोस्तों क्या किया, बैन किया, कौन, विलियम बेंटिक, इनके सहायता से दोस्तों। लेकिन अब जो विधवा है तो विधवाओं का दोस्तों क्या होगा, तो विधवाओं को भी दोस्तों अधिकार दिए, किसके लिए, तो पुनर्विवाह के लिए, क्योंकि विधवाओं को दोस्तों क्या है वो भी फिर से विवाह कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। इसीलिए इसमें आगे चल करके आते हैं हमारे एक समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन आते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिसका सहयोग मेरे भाई कौन करते हैं, तो सहयोग करते हैं कैनिंग। कौन करते हैं मेरे भाई, कैनिंग। और दोस्तों एक अधिनियम लाते हैं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जिसमें कहा गया कि विधवाओं का विवाह क्या है, वैध है, और इनके द्वारा जो बच्चे जन्म लेंगे वो भी क्या है मेरे भाई, वैध होंगे। ये बात यहाँ पर कहा गया। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को ईश्वरचंद विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न दोस्तों हुआ। ये चीज को याद रखिएगा। सब में जो भारतीय समाज सुधारक है दोस्तों, उनका सहयोग किसने किया, तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल दोस्तों किए, वायसराय ने किए, तो उनका भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि 1856 में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। पहले क्या था कि अगर आप किसी भी धर्म को दोस्तों स्वीकार कर लेते हैं, मतलब जो धर्म में आप पैदा हुए उस धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाते हैं, तो आपकी पैतृक संपत्ति होती है, उस संपत्ति को दोस्तों क्या होते हैं, आप खो देते हैं, मतलब पैतृक संपत्ति आपको अब नहीं मिलेगा दोस्तों, उससे क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक अधिनियम आया, अधिनियम में कानून बना कि ऐसा नहीं है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, मानिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी जो पैतृक संपत्ति क्या हो रही थी, वंचित कर दे रहा किया जा रहा था आपको, अब उससे दोस्तों वंचित नहीं किया जाएगा, ऐसा दोस्तों इसमें बात किया गया। आगे है कि 1857 ईस्वी में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक पद का दोस्तों सृजन किया गया। कब मेरे भाई, तो ये 1857 की बात है। यही आपका जो है महालेखा परीक्षक, यही दोस्तों क्या है, कैग कहलाता है आगे चल करके हमारे भारत का। कैग वही है कि देखिए स्वतंत्र भारत के बाद नियंत्रक या महालेखा परीक्षक दोस्तों कहला है। ये क्या करता है, तो हमारे देश का दोस्तों, देश हो गए आपके राज्य हो गए, उनके आय और व्यय का दोस्तों लेखा जोखा रखता है। वही क्या था, ये शुरू हुआ कब, 1857 में ब्रिटिश काल में दोस्तों हुआ। और ये महालेखा परीक्षक पद का दोस्तों क्या वो सृजन हुआ किसके समय में, कैनिंग के समय में। यही हमारे भारत में दोस्तों क्या हुआ, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। विधि अधिकारी बताए थे पहला मैकाले, जो आपका अटॉर्नी जनरल बनता है दोस्तों। आगे चल करके हमारा भारत में एक नया पद बनता है अटॉर्नी जनरल, जो आपका आर्टिकल 76 में हमारे भारतीय संविधान के है। वो किसके समय बना, तो विलियम बेंटिक के समय बना। और ये कैग बना किसके समय में, तो कैनिंग के समय। तो ये सब चीज को याद रखिएगा। आगे है कि भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत मुगल सम्राट के पद को दोस्तों समाप्त कर दिया गया।
जो अंतिम मुगल सम्राट आपके थे कौन, बहादुर शाह जफर। कौन थे मेरे भाई, जफर। तो क्रांति 1857 की क्रांति, वहां पर उनको दोस्तों पकड़ कर कहाँ भेज दिया गया, रंगून दोस्तों भेज दिया गया। और रंगून में दोस्तों क्या हुई, इनकी मृत्यु हो गई थी 1862 में। कब, 1862 में दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी। जो अंतिम आपके क्या थे मेरे भाई, मुगल सम्राट थे। और इसी में दोस्तों क्या, मुगल सम्राट के पद को दोस्तों समाप्त कर दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। मतलब कि पूरी तरह से प्रत्यक्ष रूप से दोस्तों क्या था, अधिकार दोस्तों 1857 तक दोस्तों हो चुका था। किसका, तो अंग्रेजों का मेरे भाई। आगे है कि मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता 1858 में कानून बना दिया तथा 1859 में अपराध विधान संहिता लागू किया गया। ये सिंपल समझिए, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल समझिए कि आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, और आपका सीआरपीसी, ये क्या है, सीआरपीसी, जो कैनिंग के समय दोस्तों मैकाले द्वारा क्या हुआ, ये बनाया गया था। आईपीसी आपसे बोले, सीआरपीसी बोले मेरे भाई, किसके द्वारा ये बनाया गया, तो इसमें मैकाले के द्वारा दोस्तों क्या हुआ, ये बनाया गया था। ये मतलब इसमें क्या है, तो इसमें अपराध की प्रक्रिया के बारे में बात करता है दोस्तों, और इसमें अपराध और सजा के बारे में दोस्तों इसमें क्या होता है, बात की जाती है। जो मैकाले के द्वारा दोस्तों बनाया गया, कैनिंग के समय दोस्तों ये क्या हुआ, लागू हुआ था। आगे है कि व्यक्तिगत सिद्धांत, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट दोस्तों, जिसको किसने लाया था, तो आपका मेरे भाई लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। लेकिन इसको खत्म किसने किया, तो खत्म किया मेरे भाई कैनिंग ने। यहाँ पर लिखा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य विलय की नीति समाप्त कर दी गई दोस्तों, किसके समय में, तो आपका ये कैनिंग के समय में। अगला है कि 1861 का अधिनियम पढ़ते होंगे। 1861 का जो आपका भारत परिषद अधिनियम आता है दोस्तों, आपका इंडियन काउंसिल एक्ट आता है आपका, ये पारित होता है और तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू होता है। मतलब इसमें क्या होता है दोस्तों, ये 1861 का अधिनियम आपका हमेशा एग्जाम में दोस्तों पूछता है। तो इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या है कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, जो आपकी गवर्नर जनरल की मेरे भाई परिषद थी, उसमें क्या हुआ, उसमें भारतीयों को शामिल करने की दोस्तों बात की गई। भारतीयों को क्या हुआ कि भारतीयों को भी क्या करेंगे, हम इसमें शामिल करेंगे। भारतीयों को शामिल करेंगे मतलब कि पूरी तरह से नहीं, लेकिन एक सीमित भागीदारी होती है, सीमित भागीदारी। तो सीमित भागीदारी के दोस्तों क्या हुई, बात हुई कहाँ पर, तो गवर्नर जनरल का जो परिषद है मेरे भाई, उसमें ये चीज़ याद रखिए, कहाँ पर, 1861 के अधिनियम में मेरे भाई। और इसके अलावा जो पोर्टफोलियो समझ रहे हैं, पोर्टफोलियो प्रणाली का मतलब होता है कि जितने विभाग हैं दोस्तों, जैसे वित्त विभाग हो गया आपका, गृह विभाग हो गया आपका, रेलवे विभाग हो गया, तो सबको क्या दोस्तों यहाँ पर विभाग को दोस्तों बांटा गया। मतलब कि व्यवस्था को सुचारू रूप से विभागों में दोस्तों क्या हुआ, बांटा गया, व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बांटा गया। यही क्या आपका पोर्टफोलियो दोस्तों प्रणाली लागू हुआ कब, 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में मेरे भाई। आगे है कि सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने वायसराय कैनिंग की सहायता से 1861 में आधुनिक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की। इसलिए दोस्तों आपसे पूछे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पिता किसे कहा जाता है, तो कनिंघम को दोस्तों कहा जाता है। कब स्थापित किए, 1861 में स्थापित किए। किनके सहयोग से, तो कैनिंग के सहयोग से। ये सब बातें याद रखना है आपको। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कैनिंग को समय में हुआ, इसलिए कैनिंग को दोस्तों पुरातत्व विभाग का दोस्तों क्या कहते हैं, पिता, जनक, फादर, जो बोलना है दोस्तों याद रख सकते हैं। 1861 में दोस्तों हुआ। आगे हमारा है एल्गिन के बारे में। तो कैनिंग के बारे में इतनी सारी बातें याद रखना है आपको। अब आते हैं एल्गिन। तो एल्गिन दोस्तों 1862 से लेकर 1863 तक दोस्तों रहता है, आपका 1 साल दोस्तों रहता है। तो इसने वहाबी आंदोलन का दोस्तों दमन किया। वहाबी आंदोलन दोस्तों जो ये सब शुरू हुआ था दोस्तों, हमारे भारत में नहीं हुआ था, ये जो मध्य एशिया दोस्तों वहाँ पर शुरू हुआ था। लेकिन बाद में दोस्तों क्या होता है, जब शुरू होता है तो ये इस्लाम धर्म में दोस्तों सुधार करने के लिए, इस्लाम धर्म में दोस्तों क्या करने के लिए, तो सुधार करने के दोस्तों उद्देश्य से होता है। लेकिन बाद में दोस्तों क्या होता है, ये जो इसका मैटर होता है दोस्तों बन जाता है राजनीतिक। राजनीतिक कहने का मतलब कि ये भारत में जो अंग्रेजी हुकूमत है दोस्तों, उससे भारत को निजात दिलाने के लिए दोस्तों क्या होता है, ये दोस्तों उसमें दोस्तों शामिल हो जाता है आपका कौन, वहाबी आंदोलन। लेकिन एल्गिन क्या करता है, तो एल्गिन आपका ये इसको दमन करता है, मतलब इसको दोस्तों खत्म करता है। किसको दोस्तों, वहाबी आंदोलन को। जो भी वहाबी आंदोलन जुड़े थे दोस्तों, उनको लोगों क्या करता है दोस्तों, धीरे धीरे दमन करना दोस्तों शुरू करता है। और वहाबियों का बोलेगा कि मुख्य केंद्र कहाँ था हमारे भारत में, दोस्तों पटना, याद रखिएगा पटना दोस्तों, जो हमारा बिहार की राजधानी, यहाँ पर दोस्तों क्या था, पटना वहाबियों का महत्वपूर्ण केंद्र था। 1863 में धर्मशाला में, जो आपका हिमाचल प्रदेश का दोस्तों एक प्रांत है आपका, इसकी मृत्यु हो गई। किसकी मेरे भाई, तो लॉर्ड एल्गिन का, याद रखिएगा। लॉर्ड एल्गिन का मृत्यु हमारे भारत में हुआ, कहाँ पर, धर्मशाला में। इसको कोई मारा नहीं है मेरे भाई। क्या होता है, ये प्राकृतिक रूप से मतलब बीमारी पर दोस्तों मर जाता है। क्या होता है, ये बीमारी पर दोस्तों इसकी क्या होती है, मृत्यु होती है। किसकी, तो लॉर्ड एल्गिन का। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय भी आएंगे, ये प्रथम है, याद रखिएगा। आगे है लॉर्ड लॉरेंस। कौन है, लॉर्ड लॉरेंस, जो आपको 64 से लेकर दोस्तों 69 तक लगभग 5 साल का कार्यकाल रहता है। तो ये 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। कब मेरे भाई, तो यहाँ पर
भूटान दोस्तों क्या करता है, ब्रिटिश साम्राज्य मतलब ब्रिटिश जो प्रांत है दोस्तों उस पर क्या करता है, ये आक्रमण करता है। आक्रमण क्यों करता है, तो दोस्तों ये सीमा विवाद को लेकर के आक्रमण किया। किसको लेकर के, तो मेरे भाई ये सीमा विवाद को लेकर के, सीमा विवाद को लेकर के दोस्तों इनके बीच होता है ये आक्रमण दोस्तों, करता है कौन, भूटान मेरे भाई। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों 1865 में ही दोस्तों क्या होता है, सिंचुला की संधि होती है। किसके बीच में, तो भूटान और अंग्रेजों के बीच में। याद रखिएगा सिंचुला की संधि, पढ़ने के लिए नहीं मिले, लेकिन यही सब जो एक्स्ट्रा पॉइंट है आपको नोट कर लेना अपने बुक में। तो सिंचुला की संधि पर दोस्तों क्या होता है, ये आपका जो भूटान और जो अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है दोस्तों वो समाप्त होता है। ये चीज़ को याद रखिएगा, 1865 में दोस्तों ये आपका संधि होता है। आगे है कि अफगानिस्तान के संबंध में इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम पर जाना था। मतलब कि दोस्तों जो लॉर्ड लॉरेंस था ये कहा कि हमें अफगानिस्तान से कोई मतलब नहीं है, हम क्या करेंगे, किसी तरह को दोस्तों उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कोई भी तरह के हमको युद्ध नहीं करना है। मतलब कि यहाँ पर हम किसी भी तरह के कोई मैटर में दोस्तों क्या करेंगे, हम में शामिल होने वाले नहीं है, मतलब बिल्कुल हम अलग थलग मेरे भाई रहेंगे, ऐसा दोस्तों ये लॉर्ड लॉरेंस दोस्तों कहा। इसे दोस्तों क्या कहा गया, शानदार निष्क्रियता के नाम से दोस्तों जाना जाता है। ये चीज़ को याद रखिएगा, बिल्कुल जो पॉइंट बता रहे हैं आपको दिमाग में दोस्तों जाना है क्या है, क्या किस उद्देश्य से है। इसी के समय उड़ीसा में सन 1866 में तथा बुंदेलखंड एवं राजपुताना में 1869-69 इसमें क्या हुआ मेरा, भीषण अकाल पड़ा था। क्या हुआ था मेरा भाई, भीषण अकाल पड़ा था। और अकाल पड़ने के कारण मेरे भाई इसमें लाखों लोग मारे गए थे, लाखों की संख्या में दोस्तों भूख से क्या हो गया दोस्तों, लाखों लोग क्या होते दोस्तों इसमें मारे गए थे। मतलब उनकी दोस्तों क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, मारे गए मेरे भाई। अब इसमें लाखों लोग जब मारे गए हैं तो ऐसा दोस्तों भविष्य में न हो, इसलिए इसने क्या किया, तो हेनरी कैंपबेल की अध्यक्षता में मेरे भाई एक अकाल आयोग की दोस्तों क्या किया, गठन किया। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कैंपबेल की अध्यक्षता में दोस्तों अकाल आयोग की स्थापना या कैंपबेल आयोग बोले तो याद रखिएगा लॉरेंस द्वारा स्थापित किया गया था। क्या, अकाल के मतलब अकाल से निपटने के लिए मेरे भाई, ये चीज़ को याद रखिएगा। सन 1865 में इसने भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ दोस्तों सेवा शुरू की। ये समुद्री टेलीग्राफ मतलब कि वो संदेशों का आदान प्रदान करने के दोस्तों क्या हो और तेजी से दोस्तों हो, इसलिए दोस्तों 1865 में क्या की, तो समुद्री टेलीग्राफ सेवा दोस्तों शुरू की। तो इसको भी याद रखना है मेरे भाई, कभी दिक्कत आपको न हो। अगर आपसे पूछे कि समुद्री टेलीग्राफ किसने शुरू की, टेलीग्राफ सिर्फ बोलेगा आपसे तो बोलिएगा लॉर्ड डलहौजी, लेकिन समुद्री जब बोलते मेरे भाई तो आपका नाम लेना है किसको, तो लॉर्ड लॉरेंस का। आगे है लॉर्ड मेयो मेरे भाई, ये लॉर्ड मेयो 1869 से लेकर 72 दोस्तों क्या रहता है, भारत का वायसराय रहता है। तो लॉर्ड मेयो अजमेर में 1872 में दोस्तों मेयो कॉलेज की स्थापना करता है। ये मेयो कॉलेज था दोस्तों, ये आम लोगों के लिए नहीं था, ये किसके लिए था दोस्तों, जो राजा के दोस्तों क्या संतान है, मतलब कि ये राजकुमारों के लिए था। ये क्या था दोस्तों, ये राजकुमार जो राजा के दोस्तों लड़के हैं, तो ये राजकुमारों के लिए दोस्तों क्या था, ये कॉलेज दोस्तों स्थापित हुआ था। वहीं उसी के मतलब बाल बच्चे क्या थे इसमें पढ़ते थे, कौन, मेयो कॉलेज स्थापित कौन किया था, लॉर्ड मेयो दोस्तों। सन 1872 ईस्वी में इसने कृषि विभाग की दोस्तों स्थापना की, खेती में सुधार करने के लिए, मतलब कृषि व्यवस्था में सुधार करने के उद्देश्य से दोस्तों इसने क्या किया दोस्तों, कृषि विभाग की स्थापना किया। किसने, तो लॉर्ड मेयो दोस्तों। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में पढ़ते होंगे आप लोग, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ। ये दोस्तों व्यवस्थित नहीं था, ये चीज़ को याद रखिएगा, लेकिन व्यवस्थित आगे आपका आएगा लॉर्ड रिपन के समय, उसके बारे में बताएंगे। तो लेकिन 72 में दोस्तों शुरू हुआ। अगर पूछे कि पहली जनगणना कब हुई थी भारत में, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में दोस्तों प्रथम जनगणना मेरे भाई हुआ था। ये आपको दिमाग में डाल के मेरे भाई रखना है। आगे है कि एक अफगान शेर अली अफरीदी, कौन है, एक अफगान शेर अली अफरीदी 8 अप्रैल 1872 में पोर्ट ब्लेयर दोस्तों में चाकू मारकर इसकी दोस्तों हत्या कर दी। पोर्ट ब्लेयर दोस्तों जो पहले क्या था आपका, ये अंडमान निकोबार की दोस्तों क्या थी, राजधानी थी। ये चीज़ को याद रखिएगा। अब इसका नाम चेंज हो गया, क्या नाम है आपको हम कमेंट करके दोस्तों बताइएगा कि पोर्ट ब्लेयर का नया नाम दोस्तों क्या रखा गया है। आगे है आपका 1872 में क्या उसकी हत्या, किसकी हत्या, तो लॉर्ड मेयो। कौन कर दिया, तो अफगान शेर अली अफरीदी दोस्तों। अब इसका उद्देश्य मतलब कि क्यों सर मारा आपको ये तो समझना है। तो क्या था दोस्तों, इससे बदला लेना था। क्या लेना था मेरे भाई, बदला लेने के उद्देश्य से दोस्तों क्या किया, बदला लेने के उद्देश्य से दोस्तों इसको दोस्तों इसकी हत्या कर दिया। किसको दोस्तों, लॉर्ड मेयो की। बस ये ताक में लगा हुआ था, मौका के तलाश दोस्तों कर रहा था। तो एक बार दोस्तों क्या आता है आपका, ये भ्रमण करने के उद्देश्य दोस्तों ये आता है पोर्ट ब्लेयर, वहाँ पर दोस्तों इसको मौका मिलता है। अब मौका मिलने का दोस्तों फायदा उठाकर तो क्या करता है अफरीदी, इसकी हत्या कर देता है मेरे भाई। आगे है लॉर्ड नॉर्थब्रुक।
जो 1872 से 76 दोस्तों रहता है। तो इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल दोस्तों पड़ा। क्या हुआ? भयानक दोस्तों अकाल पड़ा। इसमें दोस्तों बहुत सारे लोग मारे गए थे। ऐसा कि नहीं कि हज़ारों की संख्या में मारे गए थे इसमें इसने बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास दोस्तों भेज दिया था। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। ऐसे ऐसे पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछता है और आपको लगता है ये कहाँ से क्या हुआ, कहाँ से पूछा है, किस बुक से पूछा है। तो आपका बुक का सोर्स दोस्तों एक ही है। बहुत सारे बुक ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन मेन जो आपका है यही दोस्तों ये सब पॉइंट सबसे राइट पूछता है। किसने किया ये काम? तो दोस्तों लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने दोस्तों ये काम किया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। मतलब कि ये जब आया तो दोस्तों अपना एम बना करके आया था कि जो भी दोस्तों क्या है कर है उसको क्या है हटाना है, और जो भी अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई है मतलब कि जो कानूनी कार्रवाई है जो आवश्यक नहीं है उसको क्या करना है, बंद करना है। ये इसका उद्देश्य था दोस्तों। आगे है कि इसी के समय 1873 में अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन दोस्तों हुआ था। क्या हुआ था? सिंह सभा आंदोलन दोस्तों हुआ। इसी के समय सुएज नहर खुले जाने पर भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार दोस्तों वृद्धि हुई थी। किसके समय? तो नॉर्थब्रुक के समय दोस्तों। ये सिंह सभा जो आंदोलन है दोस्तों सिख साम्राज्य मतलब सिखों से संबंधित ये आंदोलन है, याद रखिएगा। और ये सिख साम्राज्य में दोस्तों सुधार करने मतलब सिख में धर्म में सुधार करने के उद्देश्य दोस्तों हुआ था। किसके लिए हुआ था? सिख धर्म में भाई सुधार करने के उद्देश्य से दोस्तों ये हुआ था। अगला है लॉर्ड लिटन के बारे में पढ़ लीजिए। तो लॉर्ड लिटन दोस्तों 1876 से 80 तक 4 साल का कार्यकाल रहता है। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक और साहित्यकार था। इसीलिए दोस्तों इनके साहित्यकार होने के कारण दोस्तों इसको कहा जाता है ओवन मेरेडिथ। क्या कहते हैं? ओवन मेरेडिथ दोस्तों नाम से इसको जाना था। आपसे पूछे कि ओवन मेरेडिथ किसे कहते हैं तो लॉर्ड लिटन को। क्यों कहते हैं मेरे भाई? तो ये साहित्य प्रेमी था, साहित्य दोस्तों प्रेमी था, इसलिए दोस्तों इसको ओवन मेरेडिथ के नाम से दोस्तों जाना जाता है। आगे है हमारा कि इसी के समय बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक दोस्तों अकाल पड़ा। इतना दोस्तों अकाल पड़ा कि हजारों लाखों की संख्या में दोस्तों लोग मारे गए। अब दोस्तों ये भी परेशान। तो ये दोस्तों इससे निपटने के लिए तो क्या किया इसने दोस्तों लिटन ने क्या किया, एक रिचर्ड स्टैची दोस्तों क्या थे, एक अधिकारी थे, उन्हीं की अध्यक्षता में दोस्तों क्या किया 1878 में अकाल आयोग की दोस्तों स्थापित किया। मतलब कि स्ट्रैची आयोग की दोस्तों स्थापना किया, जिसका उद्देश्य था इसकी जांच करना मेरे भाई। जो कि अकाल पड़ा, अकाल दोस्तों कैसे पड़ा, क्या हुआ, इससे कैसे हम निजात पाएं दोस्तों, ये सब चीज़ों को देख रेख करने के लिए दोस्तों ये काम किसको सौंप दिया? तो रिचर्ड स्ट्रैची को दोस्तों 1878 में। इसको याद रखिएगा। कौन कौन? तो आपका बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, पूरा दोस्तों मध्य भारत, ये चीज़ को याद रखिएगा। अगला है 1 जनवरी 1875 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का दोस्तों आयोजन किया गया। याद रखिएगा दिल्ली दरबार दोस्तों सिर्फ 1911 में स्थापित नहीं है। दिल्ली दरबार दोस्तों आपका समय समय पर दोस्तों क्या हुआ, इसका आयोजन दोस्तों होता रहा है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो 1878 में दोस्तों क्या हुआ था, ब्रिटेन की जो विक्टोरिया थी रानी दोस्तों उस समय उसको कैसर हिंद को उपाधि दोस्तों देने के लिए ये दिल्ली दरबार दोस्तों क्या हुआ था, आयोजन इसका किया गया था। अगला है कि 1878 में मार्च 1878 में लिटन ने क्या किया, जो सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों घटना इसके समय का है कि भारतीय समाचार पत्र अधिनियम दोस्तों जिसको बोलते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट दोस्तों पारित किया और भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर दोस्तों प्रतिबंध लगा दिया। मतलब कि इसने क्या किया, एक दोस्तों एक्ट लगाया, किसके लिए? प्रेस के लिए दोस्तों। प्रेस क्या कर रहे थे दोस्तों, तो मतलब कि भारत में क्रांतिकारी भावना से जगा रहे थे अपनी लेखनी से दोस्तों लिख कर दोस्तों क्या किए थे, मतलब कि लोगों में दोस्तों जागरूकता फैला रहे थे अपने देश प्रेम के लिए, राष्ट्रवाद के लिए दोस्तों। तो उस पर क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। मतलब इसने कहा कि जो भी मातृभाषा में मतलब कि मातृभाषा में जो भी अखबार लिखे जा रहे हैं उस पर क्या है, उस पर दोस्तों बैन कर दिया। उसको क्या किया, बैन कर दिया। और अगर आप समाचार इंग्लिश में लिख रहे हैं तो क्या करना है, पहले आप मेरे पास लाइए, उसको हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, उसके बाद क्या कीजिएगा, आप छापिएगा दोस्तों। इसमें ये बात किया गया था, ये चीज़ को याद रखिएगा। इंग्लिश के लिए तो नहीं किया गया था, खासकर याद रखिएगा, लेकिन यहाँ पर जो भारतीय समाचार पत्र भारतीय भाषाओं में लिखे जा रहे थे उसके लिए तो इसने प्रतिबंध लाया है, ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट दोस्तों लाया था। और इसमें याद रखिएगा कि विशेषकर ये राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश के लिए दोस्तों प्रतिबंधित करने के उद्देश्य दोस्तों ये कानून लाया था, इसको याद रखिएगा। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति दोस्तों जब्त कर लेगी दोस्तों। ये कानून में तो कहा गया था। लेकिन ये जो कानून है इसको दोस्तों एक सपोर्ट करने वाला भी समाचार पत्र दोस्तों, एक अंग्रेजी समाचार पत्र जिसका नाम था पायनियर। आपसे कहीं पूछ दे कि कौन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को सपोर्ट कर रहा था दोस्तों, तो बताइएगा पायनियर जो क्या था, जो आपका
इंग्लिश समाचार पत्र था मेरे भाई। क्या था ये? अंग्रेजी भाषा का दोस्तों ये समाचार पत्र था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो समर्थन दोस्तों कर रहा था ये वर्नाक्यूलर प्रीफेक्ट को मेरे भाई। आगे है कि सोम प्रकाश एवं बंगाली भाषा का एक साप्ताहिक समाचार पत्र जिसका प्रकाशन द्वारका नाथ विद्याभूषण के संपादन में 15 नवंबर 1858 को शुरू हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस पत्रिका के प्रकाशन का प्रस्ताव रखा। बाद में मोहनलाल विद्या वशिष्ठ और शिवनाथ शास्त्री ने कुछ समय के लिए इसका संपादन दोस्तों संभाला था। मतलब कि जो सोम प्रकाश जिसके लिए दोस्तों ये एक लाया गया था, ये कौन शुरू किया था? ये बांग्ला भाषा का दोस्तों क्या था? आपका समाचार पत्र था। क्या था? साप्ताहिक समाचार पत्र था मेरे भाई, जिसका प्रकाशन दोस्तों शुरू करते हैं कौन? आपके तो द्वारकानाथ विद्याभूषण दोस्तों। लेकिन बाद में दोस्तों आपके चल करके ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पत्रिका के जो प्रकाशन उसका प्रस्ताव दोस्तों रखते हैं। बाद में आपके मोहनलाल विद्या वशिष्ठ और शिवनाथ शास्त्री दोस्तों क्या होता है इसमें अपना संपादन संभालने का काम करते हैं। आगे है बताएं वही पायनियर के बारे में कि पायनियर अखबार जो है दोस्तों क्या करता है? वर्नाक्यूलर प्रीफेक्ट का समर्थन मेरे भाई करता है। अगला है इसमें कि इसी के समय 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता बना दिया गया। मतलब कि अगर आप दोस्तों शस्त्र रखते हैं, मतलब किस तरह कोई हथियार मेरे भाई रखते हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? आपके पास लाइसेंस मेरे भाई होना चाहिए, तभी दोस्तों क्या है वैध है। अगर आपके पास बिना लाइसेंस का दोस्तों आपके पास हथियार है मेरे भाई, तो क्या होगा? तो मेरे भाई आपको उसमें मतलब कि उस आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई दोस्तों हो सकती है। और साथ साथ व्यापार करने के दोस्तों क्या होना चाहिए? आपके पास परमिट मेरे भाई होनी चाहिए। अगला है कि इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 से घटाकर के दोस्तों क्या था? 19 वर्ष का। देखिए जब शुरू हुआ था 1853 में डलहौजी के समय, तो 18 से 23 साल की दोस्तों उम्र रखी गई थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इसमें भारतीयों की दोस्तों क्या हुई, मतलब कि प्रतिबद्धता दोस्तों बढ़ती गई। मतलब भारतीय दोस्तों इसमें क्या धीरे धीरे तो उनके देख करके कि उनको हम शामिल ना करें, मतलब अपने प्रशासनिक कार्यों में दोस्तों भारतीयों को हम शामिल ना करें, इसलिए क्या किया दोस्तों उस अंग्रेजों ने क्या किया? उम्र दोस्तों घटाना शुरू कर दिया। मतलब पहले 21 से घटा क्या कर दिया मेरे भाई? तो 19 वर्ष कर दिया। ये कब हुआ? तो लॉर्ड लिटन के समय दोस्तों हुआ। लेकिन देखिए यहाँ पर कि 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 23 वर्ष दोस्तों थी। ये आप समझ गए। 1859 में इसकी आयु घटा करके 22 वर्ष कर दी गई। फिर 1866 में घटा करके 21 वर्ष कर दी गई। और दोस्तों अब लिटन का समय दोस्तों कितना कर दिया गया? तो 19 वर्ष दोस्तों कर दिया गया। देखिए यहाँ पर कितना मतलब कि कड़ा प्रतियोगिता दोस्तों था इनके लिए, भारतीयों के लिए। लेकिन फिर भी भारतीय दोस्तों इसमें पास करते हैं। आपके सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए मेरे भाई, फिर आपके एस.एन. बनर्जी जो हो गया, सूर्यनाथ बनर्जी हो गए, सब दोस्तों परीक्षा पास किए। ऐसा नहीं है कि नहीं पास किए आपके ICS परीक्षा, ऐसा नहीं है कि नहीं पास किए हैं, पास किए हैं मेरे भाई। आगे है मतलब कितना भी दोस्तों बाधा था, लेकिन बाधाओं पर दोस्तों लड़ करके दोस्तों इन्होंने सफलता हासिल की है। ये चीज़ को याद रखिएगा। आगे है कि लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। दिक्कत है आपको समझने में, इसमें क्या है सर? तो सिंपल याद रखिएगा AMU क्या है मेरे भाई? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसी जो आपका मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय तो इसी को क्या करता है आगे चल करके व्यवस्थित तरीके से स्थापित करने का काम कौन करते हैं? तो आपके सर सैयद अहमद खां मेरे भाई। इसकी जो आधार फिलहाल कौन रखा है दोस्तों? लिटन रखा है। कहाँ पर? अलीगढ़ में मेरे भाई। इसको याद रखना है आपको। आगे हम लोग आते हैं, अगला हमारा है, अरे यार अगला है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जितना भी दोस्तों गलत काम करता है कौन? लॉर्ड लिटन। उसको सुधारने का काम कौन किया मेरे भाई? लॉर्ड लिटन। ये चीज़ को याद रखिएगा। जो भी प्रतिबंध लगा दिया प्रेस पर दोस्तों, जो भी मतलब काम किया वहाँ दोस्तों सुधारने का काम कर। देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन, मतलब उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, आपके परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों पर स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। 1878 में आया मेरे भाई, और इसने क्या किया? 1882 में दोस्तों खत्म कर दिया। ये 1880 से 84 दोस्तों कार्यकाल, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी वही सुविधाएं दी गई जो अन्य समाचार पत्रों को प्रदान थी दोस्तों। देखिए लाया लिटन, हराया कौन? रिपन दोस्तों। तो ये नाम याद रखिएगा आप। आगे है किसने सिविल सेवा की प्रवेश परीक्षा की अधिकतम आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया? 21 वर्ष। देखिए लिटन का समय कितना हुआ था? 19 वर्ष। इसने क्या किया दोस्तों? 21 वर्ष कर दिया। बता दें कि जितना भी गलत काम किया, मतलब कि जो भी परिवर्तन किया दोस्तों कौन? लिटन। उसमें दोस्तों सुधार करने का काम किया रिपन। आगे है कि इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। जो आप देख रहे हैं पंचायती व्यवस्था देख रहे हैं दोस्तों, पंचायती व्यवस्था की नींव दोस्तों कहाँ पड़ी आपकी? तो नींव पड़ी मेरे भाई रिपन के समय मेरे भाई। याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन के बारे में बात करेगा तो बोलिएगा रिपन के समय। 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया गया, जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से 85 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून दोस्तों बनाए गए। ये चीज़ को याद रखना है आपको।
अगला है कि इसी के समय भारत में सबसे पहले 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। देखिए नियमित जनगणना जो अभी हम देख कर रहे हैं हम लोग का भारत में जो हो रहा है दोस्तों 10 साल पर दोस्तों, तो 10 साल पर जनगणना कराने की शुरुआत हुई दोस्तों ये रिपन के कार्यकाल में। देखिए शुरू हुआ जनगणना कब दोस्तों, आपका 1872 में, लेकिन दोस्तों वो ठीक तरीका से नहीं हो पाया था, इसलिए दोस्तों असफल हो चुका था। लेकिन जो नियमित रूप से बोलेगा तो 1881 में दोस्तों शुरू हुआ था रिपन के समय, और प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर 10 वर्ष के अंतराल पर दोस्तों जनगणना की जाती है। अब 1881 जनगणना में दोस्तों हैदराबाद और राजपूताना दोस्तों नहीं जोड़ा गया था, मतलब इनको दोस्तों जोड़ा नहीं गया था, इस चीज को याद रखिएगा। पूछेगा आपसे और प्रश्न, तो 1881 का जो जनगणना हुआ था उसमें किस प्रांत को दोस्तों नहीं जोड़ा गया था, तो हैदराबाद दोस्तों और राजपूताना। आगे है एक पॉइंट कि भारत में पहली बार जनगणना जो 1872 में हुई, परंतु इसमें भारत के संपूर्ण भागों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था। लगभग 20% भाग दोस्तों क्या हुए थे, छूट गए थे भारत के। अब जब 20% भाग छूट गए मतलब कि 100 लोग का करना है हमें, और 100 लोग में दोस्तों 20 लोग क्या हो गए, बच गए। तो इसका मतलब क्या दोस्तों, ये अधूरा है, और उसी को दोस्तों पूरा करने के लिए मेरे भाई क्या हुआ, 1881 में मेरे भाई शुरू हुआ, इसको ध्यान में रखना है। आगे है कि रिपन के द्वारा ही 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। कारखाना अधिनियम मतलब जो कारखाना में दोस्तों लोग काम कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों ये मतलब कि उनमें सुधार करने के लिए दोस्तों कि उन पर ज़्यादा तो परेशानी मेरे भाई ना हो, उसके लिए दोस्तों ये कानून बनाया गया। इसमें क्या था कि इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध था। अगर 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं तो उस पर काम करने का प्रतिबंध जैसे भी 14 साल का बच्चों को है दोस्तों। और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराना जाना प्रतिबंध था। मतलब 7 वर्ष से कम बच्चे मतलब कि उम्र के बच्चे नहीं काम कर सकते हैं, लेकिन 7 वर्ष से ऊपर जो है और 12 वर्ष तक है दोस्तों, इनको क्या करना है, तो 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करा सकते हैं आप। और यह एक्ट चाय, कॉफ़ी, नील खेती में दोस्तों लागू नहीं था, ये भी याद रखिएगा। कहाँ पर लागू, कारखाना में दोस्तों लागू है, लेकिन ये चाय, कॉफ़ी और नील के खेतों में दोस्तों क्या है, ये लागू नहीं है 9 घंटे काम करना है, मतलब वहाँ पर आप अधिक से समय तक भी काम करवा सकते हैं। आगे हमारा है अगला पॉइंट, 1 मिनट, हाँ अगला पॉइंट आ गया कहाँ, हाँ यही है कि 3 फरवरी 1882 में रिपन के समय ही शैक्षणिक सुधार के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया, जो भारत में प्रथम शिक्षा आयोग था। इसमें व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। समझिए यहाँ पर जिस तरह से आपका वुड डिस्पैच था दोस्तों, तब वुड डिस्पैच के बाद अभी हम तक देखेंगे कि कोई भी दोस्तों क्या हुआ, आपका शिक्षा में सुधार करने के उद्देश्य दोस्तों नहीं आता। तो शिक्षा में प्रगति के मतलब कि आपका वुड डिस्पैच 1854 में जो आया आपका कौन सा, तो वुड डिस्पैच दोस्तों जो आया था, वुड यहाँ पर डिस ले देते हैं, समझिएगा, वुड डिस्पैच जो आया था, तो उसमें सुधार करने के लिए मतलब उसमें प्रगति की समीक्षा के लिए कितना प्रगति किया कि नहीं किया, इसको देख रेख करने के लिए दोस्तों क्या हुआ था, आपका हंटर आयोग आया था। क्या था आया था मेरा भाई, हंटर आयोग। याद रखिएगा, हंटर आयोग बोले तो किसके लिए आया, तो बताइएगा, शिक्षा में सुधार देखने के लिए। इसके लिए दोस्तों 1882 में रिपन के समय आया। इसमें क्या था मेरे भाई, तो इसमें आपकी प्राथमिक मतलब प्राइमरी हो गया, मिडिल हो गया दोस्तों, और जो व्यावसायिक शिक्षा मतलब वोकेशनल कोर्स बोल सकते हैं, तो ये सभी का दोस्तों शिक्षा में सुधार करने के लिए दोस्तों ये आया था, इसको दिमाग में रखना है। बाकी शिक्षा का जो माध्यम है मेरा भाई वो मातृभाषा जो स्थानीय भाषा होगा जो प्राथमिक स्तर पर, बाकी आगे चलकर दोस्तों क्या था आपका, आगे चलकर उच्च शिक्षा लीजिएगा तो आपको अंग्रेजी में लेना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा में जो आपके निजी संस्थाएं थी दोस्तों, निजी संस्थाओं की जो प्राइवेट मतलब कि जो भी दोस्तों इंस्टीट्यूट है, मतलब कि आपका जो प्राइवेट दोस्तों आपके क्या है, प्राइवेट जो संस्थाएं थी दोस्तों, उसका भी क्या हुआ मेरे भाई, इसमें भूमिका दोस्तों बढ़ाया गया। और दो अनुदान की जो प्रणाली है मेरे भाई, मतलब अनुदान जो सिस्टम है उसको भी दोस्तों क्या हुआ, इसमें बढ़ावा मिला। महिलाओं की शिक्षा पे दोस्तों इसमें बल दिया गया था। कौन सी इसमें, तो आपका विलियम हंटर आयोग, मतलब कि हंटर आयोग में दोस्तों ये सारी बातें आपको दिमाग में रखना है। यही आगे चलकर दोस्तों 1904 में क्या था आपका जो बनता है कर्जन के समय विश्वविद्यालय आयोग दोस्तों, यही क्या होता है, इसका आधार रहता है दोस्तों आपका विलियम हंटर। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे है कि 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमों की सुनवाई के लिए इल्बर्ट बिल विधेयक दोस्तों पारित किया गया था। क्या है, इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया था। इसमें क्या था, इसमें है कि लेकिन यूरोपीय वासियों के लिए प्रबल विरोधक के कारण इसे वापस लेना पड़ा था। अब अंग्रेज द्वारा इस विधेयक के विरोध में एक विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना था। सिंपल समझिए कि ये इल्बर्ट बिल क्या था। इल्बर्ट बिल विधेयक क्या था मेरे भाई, इसमें था कि कोई भी भारतीय जज, मतलब कोई भी जो आपके हमारे भारत के दोस्तों क्या है, भारत के मेरे भाई क्या है, जज हैं, कोई भी जो विदेशी है मतलब अंग्रेज यूरोपियन दोस्तों अपराधी है, उनकी दोस्तों केस को सुनवाई नहीं कर सकता, मतलब उनकी सुनवाई ये भारतीय जज दोस्तों नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें कहा गया, ये इल्बर्ट बिल विवाद में मेरे भाई, इल्बर्ट विधेयक में कहा गया कि कोई भी भारतीय जज हो या अंग्रेजी जज हो, कोई भी मतलब कि हो, यूरोपीय हो मतलब कि अपराधी हो या भारतीय अपराधी हो, उनकी सुनवाई सब कर सकता है। इस बिल में दोस्तों कहा गया, मतलब कि इल्बर्ट बिल में क्या कहा गया कि इल्बर्ट बिल में भारतीय जज भी क्या कर सकते हैं मेरे भाई,
तो यूरोपियों की कार्रवाई मतलब कि जो भी सुनवाई है दोस्तों, कैसे उसको सुनवाई दोस्तों कर सकते हैं इस विधेयक में। लेकिन इसका विरोध दोस्तों क्या करने लगे, अन्य जो विदेशी लोग थे दोस्तों उसका विरोध करने लगे। लेकिन विरोध करने के फलस्वरूप दोस्तों क्या हुआ, इस बिल को दोस्तों क्या हुआ, वापस ले लिया गया। और इसे ही बाद में दोस्तों क्या कहा, श्वेत विद्रोह के नाम से दोस्तों जाना गया। किसको, तो आपका इल्बर्ट बिल विधेयक को। तो ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। अब देखिए इतने सारे जो दोस्तों परिवर्तन किए किसने दोस्तों, तो आपके रिपन है दोस्तों। तो रिपन को दोस्तों इतने सारे भारत के पक्ष में दोस्तों निर्णय लेने के कारण इनको कहा गया क्या, तो भारत का उद्धारक। किनके द्वारा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा। आपसे पूछे कभी कि भारत का उद्धारक दोस्तों कौन गवर्नर जनरल था, तो बताइएगा रिपन का। क्योंकि इनकी जो नीतियाँ थी दोस्तों, वो नीतियाँ किसके हित में थी, तो इनकी जितनी भी पॉलिसी थी दोस्तों, वो पॉलिसी जो थी आपकी वो भारत के हित में थी। किनके हित में थी दोस्तों, भारत के हित में थी। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं लॉर्ड डफरिन के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, लॉर्ड डफरिन के बारे में। तो लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 तक सबसे महत्वपूर्ण काम तो आपको पता होगा, डफरिन का नाम सुनकर के कौन सा, तो डफरिन का काम सुनकर याद होगा आपको कौन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो इसके समय तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1885 से 88 ईस्वी में हुआ और वर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजों के राज्य में मिला लिया गया। डफरिन के समय दोस्तों क्या हुआ था, आपका तीसरा आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था। पहला बता दिए थे किसके समय में हुआ, तो पहला हुआ आपका किसके समय में, तो पहला एमहर्स्ट। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट जो हुआ था वो हुआ था एमहर्स्ट। देखिए ए लिख दिए, मतलब एमहर्स्ट। ये कब हुआ था, 1824 से 26, ठीक है। फिर दूसरा कब हुआ दोस्तों, तो डलहौजी के समय में। कब हुआ, डी मतलब डलहौजी समझ लीजिएगा, 1852 में हुआ। कब हुआ, 1852 में हुआ मेरे भाई। और लास्ट जो हुआ था आपका वो डफरिन, ए डी डी मतलब कि हुआ कब, 1885-86 के बीच में दोस्तों ये आपको देखने के लिए मिलता है। और यही जो अंतिम है डफरिन के समय दोस्तों, यहाँ पर वर्मा पर पूरी तरह से अधिकार कर लेता है। और बाद में जा करके मेरे भाई 1935 का अधिनियम आता है। उसके बाद दोस्तों वर्मा को अलग किया था 1937 में, उसकी भी हम कहानी भी बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसे याद रखिएगा, जो तीनों आपका आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ है, तो पहला हुआ एमहर्स्ट 1824 से 26, तो ए डी डी आंग्ल वर्मा बोलेगा जैसे ही, तो ए डी डी दीदी बोलते हैं ना, डी डी, तो ए डी डी बोलिएगा, ए डी डी मतलब एमहर्स्ट डफरिन डलहौजी डफरिन दोस्तों। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब फिर बताएं 1935 का जब अधिनियम आया था, 1935 के अधिनियम के द्वारा ही दोस्तों, जो 1935 का एक्ट पढ़ते हैं आप लोग, भारत शासन अधिनियम का दोस्तों, तो 1937 में क्या हुआ दोस्तों, इसमें कहा गया कि भारत को मतलब वर्मा को भारत से अलग करके दोस्तों एक अलग दोस्तों प्रांत बनाया जाएगा। 1937 में ऐसा काम हो जाता है। 1937 में क्या था, वर्मा एक अलग प्रांत बन जाता है। इसी के समय बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवर टेनेंसी एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट, ये काश्तकारी अधिनियम था। किसके लिए, तो जमींदार और किसानों के बीच जो तनाव है दोस्तों, तनाव को कम करने के लिए। जमींदार और जो आपके कौन है मेरे भाई, जो भारतीय किसान है, भारतीय किसान है दोस्तों, उनके अधिकारों को नियंत्रित करने के लिए दोस्तों ये आया था कौन, आपका ये टेनेंसी एक्ट। तो ये बाद में क्या, इसके समय में किसके कहाँ कहाँ आता है, तो बंगाल में आता है, अवध में आता है और पंजाब में आता है। इसी के समय सबसे महत्वपूर्ण घटना बता दिए थे क्या, कि 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में AOUM भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने के पीछे दोस्तों किसका हाथ रहता है, तो डफरिन का दोस्तों हाथ रहता है। क्योंकि दोस्तों जगह जगह मतलब कि अलग अलग जगहों पर दोस्तों क्या होता है, क्रांतिकारी अपनी घटनाओं को दोस्तों अंजाम दे रहे थे। तो ये चाहता था कि एक ऐसा दोस्तों भारतीयों का संस्था बने पूरे भारत का, कि कोई एक ऐसा संस्था कि जो क्या करे, वो भारतीयों की मांग को हमारे पास लेकर आए, ताकि हमें जगह जगह विद्रोह को शांत करने में तकलीफ ना हो। मतलब कोई एक मतलब ऐसा संस्था बने भारतीयों के लिए, जहाँ पर भारतीय उसकी समस्या को वहाँ पर बताए अपनी समस्या को, और ये हमारे पास आए दोस्तों। ऐसा सोच करके ये काम दोस्तों किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने का उद्देश्य तो इसका यही था। और इसमें दोस्तों किसको सौंपता है ये काम, सौंपता AOUM को, कि जाइए आप भारतीयों के दोस्तों क्या कीजिए, एक संस्था बनाइए। ये क्या रहते हैं मेरे भाई, ये भी क्या रहते हैं आपके, तो ये एक ब्रिटिश अधिकारी रहते हैं जो ICS मतलब कि सिविल सेवा की जो कर्मचारी रहते हैं, जो रिटायर हो चुके रहते थे मेरे, कौन आपके AOUM, एलन ऑक्टेवियन होम दोस्तों। अब बम्बई में उसकी स्थापना करते हैं 28 दिसंबर 1885 को। आगे है आपका लॉर्ड लैंसडाउन, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो लॉर्ड लैंसडाउन दोस्तों 1888 से 94 तक दोस्तों इनका शासनकाल रहता है। और भारत अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा, जो डुरंड रेखा देख रहे हैं, जो आज वर्तमान में आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में मेरे भाई, लेकिन 1893 में दोस्तों खींचा गया था। कब खींचा गया था आपका, 1893 में मेरे भाई। तो उस समय किसके बीच में था, भारत और अफगानिस्तान के बीच में। मतलब कि अफगानिस्तान बता दिए, अफगानिस्तान और इसको लेकर के दोस्तों क्या था, सीमा विवाद को लेकर के तो चल रहा था, यहाँ पे झड़प चल रहा था। लेकिन ये चाह रहा था कि अफगानिस्तान क्या हो मेरे भाई, जो अन्य जो यूरोपीय कंट्री है वो हम पर हमला ना करे, वो उससे बचाव कौन कर सकता है, तो हमारा अफगानिस्तान कर सकता है। मतलब बफर जोन के रूप में दोस्तों इसका हम काम कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों क्या हुआ था, यहाँ पर आपका एक सीमा रेखा निर्धारण किया गया था, मतलब क्षेत्र का दोस्तों निर्धारण किया गया था, जिसका नाम था डुरंड रेखा।
1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम आया था, पहला रिपन का समय, दूसरा आ गया आपका लेफ्ट डाउन का समय, जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और साथ में सप्ताह में एक दिन की जो छुट्टी की भी व्यवस्था की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला जो हमारा वाइसराय है मेरे भाई वो है लॉर्ड आपके एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन प्रथम के बारे में बता दिए थे कि लॉर्ड एल्गिन प्रथम आपके 1862 से 1863 एक साल का कार्यकाल इनका रहता है आपका। ये कैनिंग के बाद ही आते हैं आपके कौन, लॉर्ड एल्गिन प्रथम, ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय है। तो याद कन्फ्यूज मत होइएगा कौन कब आ रहे हैं। तो ये दोस्तों 5 साल के लिए आते हैं, 94 से लेकर 99 तक। ये भारत को तलवार के बल पर विजित किया और तलवार के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन दोस्तों लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। मतलब कि भारत पर जो हम अपना हुकूमत दोस्तों क्या किया, स्थापित किए हैं, वो क्या किए, बलपूर्वक किए हैं, और बल के द्वारा ही, मतलब तलवार के बल पर ही डरा कर ही क्या कर सकते हैं, इस पर उसकी रक्षा हम कर सकते हैं, मतलब अपने साम्राज्य के जो हम स्थापित किए दोस्तों। ये एल्गिन द्वितीय का दोस्तों मानना था। आगे है कि इन्हीं के समय दोस्तों 1895 से 98 के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश में दोस्तों क्या होता है, भयंकर दोस्तों अकाल होता है दोस्तों। तो ये भी आप थोड़ा पॉइंट को याद रखें, क्योंकि इसमें हमारा बिहार दोस्तों आता है। तो बिहार में दोस्तों अकाल पड़ेगा। लॉर्ड एल्गिन के द्वितीय के समय हमारे बिहार प्रांत में दोस्तों क्या होता है, अकाल आपका आता है। मतलब समय समय पर दोस्तों क्या होता है, ये जो गवर्नर जनरल है इनकी नीतियों के कारण दोस्तों क्या हुआ है, उसमें भारतीयों के परिप्रेक्ष्य में सुधार न करने के कारण तो ये अकाल का दोस्तों क्या होता है, माहौल हमें देखना पड़ता है मेरे भाई। इस तरह से क्या किया हम सेकंड क्लास में दोस्तों, लगभग क्लास लंबा हो गया है तो यहीं तक आपको छोड़ देते हैं। आगे हम लास्ट क्लास में दोस्तों जितने भी बचे हैं आपके वो दोस्तों सभी करा देंगे। तो ये क्लास दोस्तों कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें कमेंट करके मेरे बताइएगा, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। कम से कम 2 दोस्तों को जरूर मेरे भाई शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक हमारे वीडियो पहुंच सके, उनको तो समझ आए कैसे हमें लूफेंट में दोस्तों कमांड करना। लूफेंट में मेरे भाई कमांड हो गया, मतलब जीएस का जो आपका कमजोर पक्ष मेरे भाई वो क्या होगा, धीरे धीरे स्ट्रांग मेरे भाई हो जाएगा। तो जीएस को अगर मजबूत करना है तो कैसे पढ़ाई करना दोस्तों समझिए। वन लाइनर जो पढ़ रहे हैं आप तरीका दोस्तों उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका दोस्तों जमाना अब नहीं है मेरे भाई। कैसे पढ़ना है, कैसे मतलब कि आपको फैक्ट को समझना है, वो जैसे बता रहे हैं आपको, या करंट का हो दोस्तों आपका या आपका जीएस का हो, तो जैसे बता रहे हैं उसी तरह से कीजिए मेरे भाई। बहुत ही कम समय में जल्द से जल्द जो आपका लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है, लेकिन इस तरह से दोस्तों आप अपने कार्यक्रम बनाकर करेंगे तो जल्द से जल्द मेरे भाई सफलता आपको मिल जाएगी। बाकी दोस्तों अच्छे से रहिए, धन्यवाद मेरे भाई।